नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर और उनके खरीदार और बेनिफिशियरी उनके नाम घोषित करने का आदेश दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स सरकार क्यों लाई थी? सबसे पहली चीज तो यह है, सरकार का मत था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाने से जो उद्योगपति या बड़े व्यापारी राजनीतिक दलों को कैश में चंदा देते थे वह रुकेगा। कैश में चंदा देने का सीधा मतलब था कि उसमें अधिकांश पैसा, आप 2 नंबर का कहिए, ब्लैक मनी कहिए, जो भी कहिए, वह होता था। अब सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब लाए तो उसमें सरकार ने यह नियम बनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो व्यक्ति या जो कंपनी खरीदेगी और उसके माध्यम से किसी भी पार्टी को जो चंदा देगी वह केवल उन दोनों तक ही सीमित रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं चंदा देने वाला हूं, तो मैंने एक बॉन्ड खरीदा और उसको मतलब किसी एक पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बीएसपी को, किसी भी पार्टी को दे दिया। तो जिस पार्टी को मैंने वो बॉन्ड दिया, या तो वह पार्टी जानेगी या मैं जानूंगा। लगभग यही स्थिति तब थी जब कैश में चंदा दिया जा रहा था। कि मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए चंदा देना है, तो मैंने 1 लाख रुपए कैश अरेंज किया और जाके किसी भी XYZ किसी भी एक पार्टी को दे दिया। तो ये बात या तो उस पार्टी को पता होती थी या मुझे पता होती थी। मैं 1 लाख रुपया कहाँ से लाया इसका पता किसी को नहीं होता था। पार्टी जिसने चंदा लिया उसे आमतौर पर इस बात से मतलब होता है कि उसको चंदा मिल रहा है। वह पैसा 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता। तो पार्टी ने वह चंदा अपने पास रख लिया। जहां तक बात रसीदों की होती है, तो रसीद जो है वो आप जानते हैं किस तरीके से हमारी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं। 1 लाख रुपए चंदा लिया और हो सकता है कि 1,000 की ही रसीद उनको दे दी हो, क्योंकि ये आपसी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि मैंने चंदा दिया और उसने चंदा लिया। कितना लिया उसको पता है। रसीद के नाम पे 1,000 की रसीद काट के दे। तो मुझे अगर 1,000 रुपए की रसीद मिली है तो उस 1,000 रुपए की रसीद को ही मुझे अपने अकाउंट्स में लगाना है। तो 99,000 रुपए ब्लैक मनी भी मैं दे सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से क्या हुआ कि जो भी पैसा दिया जाएगा वो बैंक को बाई चेक जाएगा, या जो कंपनी का या उस व्यक्ति का अकाउंट होगा उस अकाउंट के माध्यम से ही जाएगा। अब अगर मैं 1 लाख रुपए का चंदा किसी पार्टी को देना चाह रहा हूं और मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे रहा हूं, तो यह मुझे पता है कि मैंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा और मुझे पता है कि मैंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड किसको दिया, या उसको पता है जिसको वो बॉन्ड मिला। तो सिचुएशन लगभग वही थी ट्रांसपेरेंसी के मामले में, कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मैंने चंदा दिया, लेने वाले ने लिया, मुझे पता है, लेने वाले को पता है, बाकी किसी को कुछ भी पता नहीं। फर्क क्या आया इससे, इलेक्टोरल बॉन्ड आने से, कि जो चंदा ब्लैक मनी में जा रहा था, 2 नंबर के पैसे में जा रहा था, वह 1 नंबर के पैसे में जाने लगा। मुख्य उद्देश्य जो था सरकार का वो यही था कि जो चंदा राजनीतिक दलों को मिल रहा है वह ब्लैक मनी ना हो, वह 1 नंबर का पैसा हो, कंपनी के अकाउंट से कटा हो। अब
यहाँ पर बात यह आ जाती है कि आखिर कंपनी या कोई व्यक्ति, कोई उद्योगपति, कोई बड़ा व्यापारी, वह यह क्यों चाहता है कि मैंने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, यह केवल या तो उस पार्टी को पता हो या मुझे पता हो। ऐसा ना हो कि मैंने किसी ए पार्टी को चंदा दिया, 1 लाख दिया, 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, 10 करोड़ दिया, कुछ भी दिया तो वो किसी दूसरी पार्टी को पता चले। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब से कोर्ट ने इसको बैन किया है और बैन करने के बाद यह शर्त लगाई है कि जिसने भी चंदा दिया उसके नाम ओपन होने चाहिए, तो पहली चीज तो ये है कि संसद द्वारा जो कानून बनाया गया उस कानून को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरा यह हुआ कि जिन लोगों ने इस आधार पर विभिन्न पार्टियों को चंदा दिया कि जैसी गोपनीयता हमारी पहले बनी रहती थी जब हम कैश में चंदा देते थे, और कैश में चंदा को मैं 90% 2 नंबर ही मान के चलता हूँ, तो जो कैश में चंदा दिया जा रहा था वह उजागर नहीं हो रहा था, उसको पूरी तरीके से छिपा लिया जा रहा था, नाम किसी को पता नहीं चल रहा था। वैसा ही अब भी होगा। फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब मुझे कैश में नहीं देना है, मतलब 2 नंबर का तो कोई काम ही नहीं बचा। ब्लैक मनी का काम बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो भी चंदा जाएगा वह 1 नंबर से जाएगा, अकाउंट से जाएगा। तो इससे एक जो रास्ता सरकार ने रोका था ब्लैक मनी का प्रयोग चुनावों में होने का, अब ऐसा तो नहीं कि पूरी तरीके से रुक गया था, लेकिन एक कोशिश की थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी रकम इस तरीके से देती हैं उसमें रोक लगे। और देखिए क्या है कि सामान्य आदमी कोई होता है, कोई छोटा मोटा व्यापारी होता है, छोटा मोटा चंदा देता है, तो कोई 10,000 का दे रहा है, कोई 20,000 का दे रहा है, और एक नियम बना दिया गया कि 20,000 का चंदा या उसके ऊपर का जो चंदा दिया जाएगा उसकी रिसीट दी जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी 19,999 रुपए के का चंदा किसी पार्टी को 20 बार देता है तो उसकी कोई रिसीट नहीं आनी। कहने का मतलब जिसको फ्रॉड करना है वो अभी उसके लिए रास्ते खुले हुए थे, लेकिन जो 1 नंबर से चंदा जा रहा था, जो बड़ी रकम जा रही थी, मान लीजिए कोई कंपनी किसी का पार्टी को 50 करोड़ का चंदा देती है, सपोज टाटा दे रहे हैं, अंबानी दे रहे हैं, अडानी दे रहे हैं, तो अब वो 50 करोड़ का अगर वो चंदा दे रहे हैं किसी पार्टी को, तो उस 50 करोड़ रुपए को कैश में अरेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब उनके पास दो रास्ते होते हैं, या तो बाई चेक दें या वो बॉन्ड से दें। चेक वाले में इस बात का खुलासा होने की पूरी संभावना रहती थी कि चंदा किसने दिया और किसको दिया, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड उसके लिए लाया गया था। अब सरकार ने एक आश्वासन दिया कंपनियों को, व्यक्तियों को, जिसको भी आप मान लें, कि आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, जो चंदा आप जिसको देंगे उसी को पता होगा, सबको पता नहीं होगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद वो सारे नाम उजागर होंगे। तो यहाँ पर जो एक विश्वास था सरकार के प्रति, या जो उन पार्टियों से मतलब कि उन कंपनियों, उन व्यक्तियों में जो यह एक उम्मीद थी कि हमारा नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, कल को अगर कहीं पर कोई सत्ता परिवर्तन होगा तो वहां से हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वह डर अब उनके अंदर और ज्यादा बढ़ गया होगा। अब इसको आप ऐसे और समझिए कि डर किस तरह का होता है। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ एक राज्य में शासन करने वाली पार्टी है, पश्चिम बंगाल में, और उसको जो चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वह एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिला है। अगर आप 2014 से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड देखें तो इन 10 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे देश में, अकेले की बात कर रहा हूं, कि पूरे देश में 3 राज्यों से कम में रही हो। आप किसी भी टाइम फ्रेम को उठा करके देख लीजिएगा, कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही ही रही है। अभी अगर आप वर्तमान की भी बात करें तो वर्तमान में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। उससे पहले राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी और हिमाचल में थी।
जब हिमाचल में नहीं थी उस समय पर मध्य प्रदेश में थी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं, या उसके पहले पंजाब में थी, तो किसी न किसी राज्य में मतलब पूरे भारत के कम से कम 3 राज्यों में हर समय कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन चंदा तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कंपनियां काम करती हैं वह वहां के सत्ताधारी दल से डरती हैं। अगर आने वाले चुनाव में एक हाइपोथेटिकल है कि आप सोच लें कि वहां पर कम्युनिस्ट का शासन वापस आ जाता है और सारे नाम डिस्क्लोज हो जाते हैं, तो जिस तरह की सरकारें कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले अपने 30-35 साल के कार्यकाल में चलाई थी, अगर वह उसी पर उतर आते हैं तो उन लोगों का क्या होगा, उन कंपनियों का क्या होगा, उन व्यापारियों का क्या होगा जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को चंदा दिया। तो चंदा व्यापारी, कंपनियां, उद्योगपति वो निश्चित रूप से किसी न किसी डर के कारण ही देते हैं। तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा चंदा मिलने का यह बिल्कुल स्पष्ट सबूत है। नहीं तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनकी एक एक राज्य में सरकार है, उनको नहीं मिला उतना पैसा। तो ये सब विचार करने वाली चीजें हैं। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वह निर्णय अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रास्ता नहीं सुझाया है कि ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड आप बंद कर देंगे, ब्लैक मनी का रास्ता दोबारा से खुल जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी को रोकने के लिए वो कौन सा नया रास्ता दे रहे हैं जिसमें कि कंपनियों को इस बात का डर भी ना हो, कंपनियों को कह लें, उद्योगपतियों को कह लें, इस बात का डर ना हो कि अगर कि इससे हमारा नाम डिस्क्लोज होगा। तो मुझको लगता है कि जितना इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन करके भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी है, उससे ज्यादा ब्लैक मनी का उपयोग चुनावों में होने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ही संज्ञान लेना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि चंदा देने वालों का नाम डिस्क्लोज ना हो, उनकी कंपनियों की और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा विभिन्न राजनीतिक दलों और कम से कम समय समय पर सत्ताधारी होने वाले राजनीतिक दलों को न चलने पाए। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।